तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो ड्रामेटिक लिटरेचर की हिस्ट्री में एक फाउंडेशन स्टोन की तरह माना जाता है। दोस्तों इस कंसेप्ट का नाम है द थ्री यूनिटीज। ये ऐसे रूल्स हैं जो क्लासिकल ड्रामा को शेप देते हैं और हमें समझने में मदद करते हैं कि इफ़ेक्टिव और कोहेसिव प्ले कैसे लिखा जाता है। लेकिन ये आए कहाँ से? इनका पर्पस क्या था? क्या आज भी ये रेलेवेंट है? चलिए इन सभी सवालों के जवाब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें थ्री यूनिटीज के ओरिजिन की तो सबसे पहले नाम आता है एरिस्टोटल का, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे और उन्होंने लगभग 335 बीसी के आसपास पोएटिक्स नाम का एक ट्रिएटाइज लिखा। इसमें उन्होंने ट्रेजेडी को एनालाइज किया और उसकी स्ट्रक्चर और इफेक्ट के बारे में भी बताया। तो दोस्तों थ्री यूनिटीज का जो आइडिया है वो हमें एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल के पोएटिक्स से मिलता है। एरिस्टोटल ने ड्रामा के लिए कुछ गाइडलाइन सजेस्ट की थी, जिसे लेटर राइटर्स ने थ्री यूनिटीज का नाम दिया था। इन थ्री यूनिटीज का मेन गोल था ड्रामा को रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल बनाना। और वो थ्री यूनिटीज कौन सी थी? तो वो थ्री यूनिटीज थी यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। दोस्तों एरिस्टोटल ने डायरेक्टली कभी भी थ्री यूनिटीज शब्द यूज नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ यूनिटी ऑफ एक्शन का जिक्र किया था। बाकी की जो हमारी दो यूनिटीज बचते हैं, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस, वो एरिस्टोटल के लिखे हुए कंसेप्ट से डिराइव किए गए हैं द लेटर क्रिटिक्स के द्वारा, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनेसा एंड नियो क्लासिकल पीरियड इन यूरोप। दोस्तों फ्रेंच क्रिटिक्स जैसे कि जीन रैकाइन एंड निकोलस बॉयलू ने 17th सेंचुरी में एरिस्टोटल के काम को इंटरप्रेट करके थ्री यूनिटीज का फ्रेमवर्क डेवलप किया और फिर ये इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म का भी पार्ट बना था। तो दोस्तों ये तो हमने जाना द थ्री यूनिटीज के ओरिजिन के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम जो है वो एक एक करके हमारी तीनों यूनिटीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है यूनिटी ऑफ टाइम। दोस्तों अगर बात करें यूनिटी ऑफ टाइम के बारे में तो यूनिटी ऑफ टाइम एक ऐसा प्रिंसिपल है जो थिएटर और ड्रामा राइटिंग में काफ़ी यूज़ होता है। ये रूल कहता है कि पूरी स्टोरी या फिर पूरे प्ले के जो इवेंट्स होते हैं वो एक ही दिन यानी कि 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए। यानी कि स्टोरी का पूरा एक्शन लिमिटेड टाइम में हो जाना चाहिए, मोस्टली विद इन अ सिंगल डे। दोस्तों इस रूल का मकसद होता है कि स्टोरी ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। जब सब कुछ एक ही टाइम फ्रेम में होता है तो ऑडियंस को लगता है कि वो एक्चुअली विटनेस कर रही है जो भी कुछ स्टेज पर हो रहा है। इस रूल में आपको फ्लैशबैक्स या फिर लॉन्ग टाइम स्किप्स अवॉइड करने पड़ते हैं। इसमें जैसे कि 10 साल बाद या फिर अगला दिन ऐसे कोई सीन्स नहीं रख सकते आप। दोस्तों यूनिटी ऑफ टाइम का कंसेप्ट लाने के पीछे का लॉजिक ये था कि एंशियंट ग्रीक ड्रामा जो होते थे वो एक दिन में ही स्टेज पर परफॉर्म हो जाया करते थे। तो अगर स्टोरी भी एक दिन की हो तो ऑडियंस उसे रियल टाइम जैसा महसूस कर पाएगी। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि स्टोरी ज़्यादा टाइट और फोकस्ड रहती है। ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहता है क्योंकि हर सीन की अर्जेंसी फील होती रहती है। इसमें इमोशंस और ड्रामा इंटेंसिफाई हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ एक ही टाइम में हो रहा होता है। अब यूनिटी ऑफ टाइम को लेकर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या करेंगे कि एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखेंगे। तो दोस्तों सोचो कि एक प्ले है जिसमें एक मर्डर होता है सुबह 10 बजे और रात के 10 बजे तक पुलिस उस केस को सॉल्व कर लेती है। तो दोस्तों ये यूनिटी ऑफ टाइम का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है क्योंकि स्टोरी एक ही दिन में एंड हो गई। आप देख सकते हो कि सुबह 10 बजे स्टोरी स्टार्ट हुई थी और रात के 10 बजे तक स्टोरी हमारी खत्म भी हो गई। तो इस तरह से जो है वो यूनिटी ऑफ टाइम को अप्लाई किया जाता है। अब ये तो हमने देखा एक जनरल एग्जाम्पल। अब कुछ लिटरेचर में भी इसके फेमस एग्जाम्पल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा सबसे पहले आता है द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर। अल्दो शेक्सपियर ने मोस्टली यूनिटी ऑफ टाइम फॉलो नहीं किया है, लेकिन द टेम्पेस्ट इज अ एक्सेप्शन। देन हमारा सेकंड आता है ऑडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस। दोस्तों ये भी एक दिन की ही कहानी है। तो ये दोनों भी एग्जाम्पल यानी कि ये जो दोनों भी जो हमारी राइटिंग्स है हमारे फेमस राइटर्स द्वारा, ये दोनों भी हमारी यूनिटी ऑफ टाइम की परफेक्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है।
तो इस तरह से आप जो है वो यूनिटी ऑफ टाइम को समझ सकते हैं। आई होप आपको यूनिटी ऑफ टाइम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दोस्तों इसके बाद हमारी सेकेंड यूनिटी आती है यूनिटी ऑफ प्लेस। यूनिटी ऑफ प्लेस एक ड्रामेटिक रूल है जो कहता है कि पूरी स्टोरी या फिर पूरा प्ले का एक्शन एक ही जगह पर होना चाहिए। इसका मेन मकसद होता है कि ड्रामा फोकस्ड रहे और ऑडियंस का अटेंशन कहीं भी ब्रेक ना हो। तो दोस्तों यूनिटी ऑफ प्लेस में क्या होता है कि इसमें पूरा ड्रामा सिर्फ एक ही लोकेशन में सेट किया जाता है। जैसे कि कोई एक महल हो सकता है, कोई रूम या फिर कोई स्पेसिफिक टेम्पल। यानी कि एक ही कोई स्पेसिफिक लोकेशन होनी चाहिए। कैरेक्टर्स चाहे कितना भी ट्रैवल करे बैकग्राउंड में, लेकिन जो भी कुछ स्टेज पर दिखाया जाता है वो सब एक ही जगह का होना चाहिए। इसमें कोई सडन सीन चेंज नहीं होता, सब कुछ एक ही फिजिकल स्पेस में यानी कि घटित होता है। जब लोकेशन फिक्स होती है तो ऑडियंस को लगता है कि वो एक्चुअली उसी जगह पर बैठे हैं, इससे स्टोरी रियलिस्टिक लगती है। इसमें स्टोरी कभी भी इधर उधर नहीं भटकती, हर मोमेंट पर्पसफुल लगता है। ऑडियंस बार बार नए सेट्स को समझने में टाइम वेस्ट नहीं करती और विजुअल कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो इस तरह से हम जो है वो यूनिटी ऑफ प्लेस को समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने जाना यूनिटी ऑफ प्लेस क्या होता है। अब इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे कि एक जनरल एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि मानो कि एक लड़का है, वो अपने पिता के मर्डर का इल्ज़ाम लेकर कोर्ट में आता है। पूरा ड्रामा कोर्ट के अंदर ही होता है। वहीं पर सभी गवाह आते हैं, जज डिसीजन सुनाता है, लॉयर्स आर्ग्यूमेंट करते हैं और लास्ट में वहीं पर ट्रुथ रिवील होता है कि असली कातिल कौन है। तो इस एग्जाम्पल में आप यूनिटी ऑफ प्लेस को जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, जहाँ पर कोर्ट रूम का एक ही सेट है। हर कैरेक्टर वहीं पर आके एंटर करता है और वहीं से एग्जिट करता है। कोई सीन चेंज नहीं होता, ना घर, ना क्राइम सीन, ना पुलिस स्टेशन, कुछ भी नहीं। ऑडियंस का पूरा फोकस कोर्ट रूम की टेंशन पर बना रहता है। यानी कि यहाँ पर आप देखिए कि कोर्ट रूम का एक ही सेट है, वहीं पर सब कुछ हो रहा है। जो भी एक्शंस हो रहे हैं वहीं पर हो रहे हैं, जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जो भी कैरेक्टर्स एग्जिट कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो भी उसी सेट पर आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो है वो कोई भी सीन चेंज नहीं हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक सीन कोर्ट रूम में दिखा दिया तो एक सीन कहीं बाहर दिखा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो भी सीन जो है वो होता है वो एक ही पर्टिकुलर स्पेस में, एक ही पर्टिकुलर फिजिकल स्पेस में वहाँ पर आपको होते हुए दिखेगा। उसी को कहते हैं यूनिटी ऑफ प्लेस। अब लिटरेचर के हमारे कुछ फेमस एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यूनिटी ऑफ प्लेस से रिलेटेड। सबसे पहले आता है एंटिगोन बाय सोफोक्लस। दोस्तों ये थिएटर में यानी कि एक ही जगह में सेट होता है, यानी कि इसकी जो पूरी स्टोरी होती है वो थिएटर में सेट होती है। और हमारा सेकंड एग्जाम्पल आता है ओथेलो बाय विलियम शेक्सपियर। दोस्तों इसका मेजर पार्ट जो है वो कप्रस में होता है, दो इट बिगिंस इन वेनिस। तो इस तरह से जो है वो ये हमारे कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं रिलेटेड टू यूनिटी ऑफ प्लेस। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे लास्ट यूनिटी की ओर। तो दोस्तों हमारा लास्ट टाइप आता है यूनिटी ऑफ एक्शन। दोस्तों अगर बात करें यूनिटी ऑफ एक्शन के बारे में, तो यूनिटी ऑफ एक्शन एक ड्रामेटिक रूल है जो कहता है कि एक प्ले की स्टोरी सिर्फ एक प्लॉट के अराउंड घूमनी चाहिए। मतलब कि वन स्टोरी, वन फोकस, वन कन्फ्लिक्ट। यानी कि पूरे ड्रामा में सिर्फ एक ही मेन स्टोरी होनी चाहिए, जैसे कि एक मर्डर मिस्ट्री, एक लव स्टोरी या फिर एक रिवेंज ड्रामा एक्सेट्रा। इनके अलावा कोई भी साइड स्टोरीज या फिर लव ट्रायंगल्स या फिर दूसरे कैरेक्टर्स की अलग कहानियां नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारी मेन स्टोरी से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करे। हर इवेंट डायरेक्टली मेन एक्शन से कनेक्टेड होना चाहिए। हर सीन का एक क्लियर पर्पस होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन। यानी कि इस तरह से हम जो है वो यूनिटी ऑफ एक्शन को हमारे ड्रामाज में, प्लेज में इंसर्ट करते हैं, या फिर इस तरह से यूनिटी ऑफ एक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। अब इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। दोस्तों मानो कि एक आदमी को एक मिस्टीरियस लेटर मिलता है उसके भाई के मर्डर का। यहाँ पूरे प्ले का फोकस है कि हु रोट द लेटर एंड हु इज़ द किलर। यानी कि लेटर किसने लिखा और किसने मेरे भाई को मारा। ये जो है वो हमारा मेन फोकस है, हमारा मेन प्राइम फोकस है। इसमें जो है वो कोई लव एंगल नहीं है, कोई दोस्ती ड्रामा नहीं है, जस्ट अ प्योर सस्पेंस ओनली। तो इस तरह आप यूनिटी ऑफ एक्शन को समझ सकते हैं। ओके। और अभी इससे जो है वो लिटरेचर में से भी निकल कर आने वाले हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे कि
यूनिटी ऑफ एक्शन से रिलेटेड हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है ओडिपस रेक्स बाय सोफोक्लस। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसमें ओडिपस के डाउनफॉल का एक ही प्लॉट है, यानी कि जो स्टोरी है हमारी वो उसके डाउनफॉल के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। देन हमारा सेकंड एग्जाम्पल है मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। दोस्तों इसका प्राइमरी फोकस मैकबेथ पे एम्बिशन और डाउनफॉल पर होता है, जो कि एक ही प्लॉट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि थ्रू आउट द स्टोरी आपको जो है वो मैकबेथ का एम्बिशन और मैकबेथ का डाउनफॉल यही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम जो है वो यूनिटी ऑफ एक्शन को किसी भी ड्रामा या फिर प्ले में इंसर्ट करते हैं, या फिर इस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने डिटेल में जाना कि थ्री यूनिटीज क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है। अब हमारा आखिरी सवाल ये बचता है कि आर द थ्री यूनिटीज स्टिल रेलेवेंट टुडे, यानी कि क्या आज भी थ्री यूनिटीज का जो कंसेप्ट है वो हमारे ड्रामाज में, प्लेज में, मूवीज में या फिर राइटिंग्स में यूज होता है। तो दोस्तों आज का जो मॉडर्न ड्रामा या फिर फिल्म राइटिंग है वो मोस्टली इन रूल्स को फॉलो नहीं करता। मूवीज जैसे कि इंसेप्शन, द गॉड फादर या फिर इंटरस्टेलर टाइम, प्लेस और एक्शन की यूनिटी में काफ़ी वेरिएशंस दिखाते हैं। इवन टीवी सीरीज में भी साइड प्लॉट्स और मल्टीपल लोकेशंस आजकल कॉमन हो गई है। लेकिन यूनिटी ऑफ एक्शन आज भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है, स्पेशली स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले में। टाइम और प्लेस की यूनिटी को तोड़कर अगर कोहेरेंस मेंटेन किया जाए तो स्टोरी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा, और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि थ्री यूनिटीज़ यानी क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है, आज भी रिलेवेंट है या नहीं, और क्या कुछ उसके एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।